छोटी सी फैक्ट्री, एक बड़ा फैसला और भारत के संविधान की तकदीर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो केशवानंद भारती केस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट माना जाता है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, ये एक बैटल थी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मिनर्वा मिल्स एक टेक्सटाइल कंपनी थी जो बेंगलोर में लोकेटेड थी। ये कंपनी 1970s में काफ़ी मुसीबत में आ गई। फाइनेंशियल लॉसेस, मैनेजमेंट इशू और सरकार के रडार पे आ गई थी ये। सरकार ने सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1974 के अंडर मिनर्वा मिल्स को टेक ओवर कर लिया था। कंपनी ने चैलेंज किया कि उनका फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी, ट्रेड एंड इक्वालिटी ये सब वॉयलेट हो रहे हैं। और फिर शुरू हुआ एक लेजेंडरी लीगल बैटल। आपको याद होगा 1975 में भारत में इमरजेंसी लगी थी। जब इमरजेंसी लगी थी तब पार्लियामेंट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किए थे, जिसमें एक था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इस अमेंडमेंट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ज़्यादा पावरफुल बना दिया था और कह दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं हो सकते। अगर कोई लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करता है तो उसको फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट करने का भी फ्रीडम मिल चुका था। ये अमेंडमेंट ने आर्टिकल 31C को मॉडिफाई किया था। पहले आर्टिकल 31C कहता था कि अगर कोई लॉ आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करता है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर आते हैं, तो उस पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम है, ये अप्लाई नहीं होंगे, ये फंडामेंटल राइट्स है। पर 42nd अमेंडमेंट में ये प्रोटेक्शन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एक्सटेंड कर दिए गए थे। मतलब अब पार्लियामेंट कुछ भी पास कर सकती है, बस ये कह के कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए किया जा रहा है, जैसे कोई फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। मिनर्वा मिल्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा सरकार का टेक ओवर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 42nd अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर तोड़ दिया है और आर्टिकल 31C को मॉडिफाई करके पार्लियामेंट ने अपनी पावर का मिसयूज किया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना, जिसमें चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने लीड किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ मेजर सवाल थे, जैसे कि क्या पार्लियामेंट इतना पावरफुल है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सकता है? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट्स से भी ऊपर रखा जा सकता है? क्या आर्टिकल 31C का एक्सटेंशन वैलिड है? और क्या पार्लियामेंट का पावर अनलिमिटेड है या उसके ऊपर भी कुछ लिमिट है? 1980 में 5 जजेस की बेंच ने 4-1 की मेजोरिटी से फैसला दिया। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 42nd अमेंडमेंट का आर्टिकल 31C वाला हिस्सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर नहीं है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकते। तीसरा, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों एसेंशियल हैं, तो दोनों को बैलेंस बनाकर चलना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कंफर्म किया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो केशवानंद भारती केस में डेवलप हुआ था, अब कॉन्स्टिट्यूशन का परमानेंट पार्ट है। मतलब पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करे, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ्रेमवर्क को तोड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक सकता है। इस केस ने एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी दी। फंडामेंटल राइट्स का मतलब था सिटीजन के इंडिविजुअल राइट्स उनको मिलेंगे ही मिलेंगे और सरकार को उनको देना पड़ेगा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब था कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी सरकार को करना पड़ेगा, मतलब कि सरकार को समाज के लिए कल्याणकारी कार्य भी करते रहने पड़ेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो बैलेंस होना चाहिए, ना तो राइट सैक्रिफाइस हो ना ही डेवलपमेंट। कोर्ट ने कहा हार्मनी और बैलेंस दोनों होना चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज टेंटामाउंट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब अगर आप फंडामेंटल राइट्स को हटा दोगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे को तोड़ दोगे। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के भी ऊपर है। एक जज जिन्होंने डिसेंट दिया था, जस्टिस PN भगवती, उन्होंने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए है। लेकिन मेजॉरिटी ने कहा अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम पर राइट्स को ही ख़त्म कर देंगे तो डेमोक्रेसी ही ख़त्म हो जाएगी। इस केस का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और स्ट्रांग हो गया, पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पावर्स पर लिमिट लग गई, फंडामेंटल राइट्स को और प्रोटेक्शन मिल गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बैलेंस करना जरूरी माना गया। यह डिसीजन ने इंडियन डेमोक्रेसी को एक स्ट्रांग फाउंडेशन दिया। आज भी जब
गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो मिनर्वा मिल्स जजमेंट को याद किया जाता है। चाहे रिजर्वेशन लॉज हों, लैंड रिफॉर्म्स हों या रिलीजियस फ्रीडम, हर जगह ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि बैलेंस हो बिटवीन राइट्स एंड वेलफेयर। मिनर्वा मिल्स केस एक रिमाइंडर है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि लोगों के अधिकारों की गारंटी है। अगर फंडामेंटल राइट सेफ हैं तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, और अगर पार्लियामेंट के पावर्स लिमिटेड हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड है। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि एक छोटी सी फैक्ट्री ने अपने राइट डिमांड किए थे। अब आपके लिए कुछ सवाल, देखते हैं कितना याद रहा आपको। मिनर्वा मिल्स केस का जजमेंट किस ईयर में आया था? आर्टिकल 31C का क्या रोल था इस केस में? 42nd अमेंडमेंट ने क्या मेजर चेंजेस किए थे? और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर कोर्ट का क्या स्टांस था? कमेंट में आंसर लिखो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका कोई दूसरा पहलू भी है? इस दुनिया में दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो खोए हुए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। ये चैनल आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगी। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।